हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे। और यह जो आपका अनसॉल्व है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अनसॉल्व है, ठीक है। और हम सब कहां तक सॉल्यूशन कर चुके हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। इस वीडियो में हम सब सेट 2 का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। जो आपका सेट 2 है आपका 2024 का रियल पेपर है, ठीक है। इसका कोड जो है 822 IB है, ठीक है, देख सकते हैं। और पार्ट 2 हम सब करेंगे और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे, यानी 22 नंबर से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आप देख लिए, ठीक है। और इसके पहले के यानी इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जो सॉल्यूशन हुआ अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सभी पहले के वीडियो जितने भी होंगे अनसॉल्व के सभी दिए हुए हैं, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और यह जो है आपका अनसॉल्व अरिहंत प्रकाशन जी का है। आपका अरिहंत प्रकाशन जी का रहे या राजीव प्रकाशन जी का रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग को क्या अनसॉल्व को सोल्यूशन करना है, ठीक है। कोड मिला लीजिएगा, क्वेश्चन वही सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो क्या करना, हम सबको अनसॉल्व पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है ना, ताकि हम सबकी जो है बेहतर तैयारी हो सके। तो क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे, लिख देते हैं इसलिए क्वेश्चन हम, ताकि जो क्वेश्चन को हम सब करें तो बेहतर से समझ में आए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका देख सकते हैं। 22 नंबर में कहेगा आपका जब बोर्ड एग्जाम में किसी 5 खंडों को हल कीजिए, यानी 6 प्रश्न दिए रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 प्रश्न के सॉल्यूशन करना रहेगा, ठीक है। तो क प्रश्न क्या है, यानी 22 का क जो क्वेश्चन है क्या है, बिंदु -4,6 बिंदु ए है आपका, बिंदु ए है आपका, ठीक है। ये -6,10 और बी बिंदु जो है 3,-8 है को जोड़ने वाली रेखाखंड को, ए जो है और बी जो है एक रेखाखंड है, ये दोनों बिंदु एक जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती हैं। और ये जो है आपका दे दिया बिंदु विभाज, जो इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करता है उस बिंदु का ये निर्देशांक दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसका जो है कैसे चित्र भी बनाना पड़ता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आसानी से इसको हल करेंगे। ये जो बिंदु ए है और बिंदु बी है एक रेखाखंड है, तो इसको हमने बना लिया, एक रेखाखंड बना लिया, ठीक है। यहाँ पर बिंदु ए है हमारा, ठीक है। ए हमारा बिंदु बी है, ठीक है। तो बिंदु ए क्या है हमारा -6 है, कामा और क्या 10 है। और बिंदु बी जो हमारा है क्या है -3 कामा, सॉरी -3 नहीं है, इसको आप कुछ मत करिएगा, गलती हो गया। ए आपका कुछ नहीं रहेगा, 3 है सिर्फ, यानी प्लस में 3 है। और कामा क्या है आपका माइनस में 8 है, कोई दिक्कत नहीं। और जो इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करती है, ठीक है, वो कौन सी बिंदु है, यहाँ पर बिंदु होती है इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करने वाली, क्या दिया है बिंदु -4,6 जो है इसको विभाजित करती है, -4, ठीक है 6 जो इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करती है। इसका इस बिंदु का भी हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु का हम नाम P दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो यानी हमको क्या किस अनुपात में विभाजित कर रही है यह ज्ञात करना है। तो हम इसको M1 ले लेते हैं, यानी M1, और ये आपका M2 निकलेगा, यानी M1 M2 निकलेगा, आपका पता चल जाएगा किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। यह जो होता है आपका बिंदु ए आपका x1 y1 होता है, ब्लैक पेन से लिख दें क्या गाइस, ये आपका x1 ये y1 होता है, ये आपका x, y होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो होता है आपका x2 y2 होता है। फॉर्मूला लगेगा आपका क्या विभाजन सूत्र का, और बहुत ही आसानी से M1 और M2 का मान ज्ञात कर लेंगे, और किस अनुपात में विभाजित हो रहा है ये भी हम सबको पता चल जाएगा। तो विभाजन सूत्र हल करते हैं। विभाजन सूत्र जो होता है, विभाजन सूत्र होता है, यानी कोई निर्देशांक ही निकालता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, x, y ही निकालता है, इक्वल टू विभाजन सूत्र होता है कि आपका M1 x2, ऐसे मत लिखिएगा, आप लिखिएगा mx प्लस mx, ठीक है, बटे में M1 प्लस M2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कामा। उसके बाद इसको कोष्टक में करिए, उसके बाद my, ठीक, प्लस में फिर my लिखिए, बटे में M1 प्लस M2, ये होता है आपका विभाजन सूत्र। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सूत्र जो है, इसको हम लिखेंगे 12, 21, 12, 21, ये हो गया आपका विभाजन सूत्र पूरा कंप्लीट। अब देखिए हमको निकालना है
किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, यानी m1 और m2। तो इसका देखिए x1 का मान ये है, ये -4 है, ठीक है, और y का मान क्या है, अब 6 है, यानी किसी ये वाला पार्ट जो x के मान निकालता है, ये वाला पार्ट जो y का मान निकालता है। तो किसी एक को बराबर दिखाकर अगर हम मान को रख देते हैं तो किस अनुपात में विभाजित होता है ये हमको पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर x के बराबर ये वाला रखते हैं, इस पर हम मान रखेंगे, देखेंगे किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो x बराबर ये वाला है ना m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 बटे में जो है आपका m1 और क्या प्लस में m2, कोई दिक्कत नहीं। अब रखते हैं मान को हम, ठीक है, x का मान क्या -4 हमने रख दिया, -4 बराबर की इधर क्या बटे में है, ठीक है, इसको अभी हम बटे में लिख लेते हैं, बटे 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर m1 का जो मान है, m1 का मान पता नहीं है, m1 ही रहेगा। x2 का मान क्या है आपका 3 है, तो 3 का देखिए m1 गुणे क्या होगा 3 होगा, ठीक है, m1 गुणे 3 होगा, ये प्लस होता है बीच में, प्लस करेंगे, ठीक। अब ये क्या है आपका m2 और x1 क्या है आपका x1 -6, तो हम -6 गुणे -6 रखेंगे, बटे में क्या m1 क्या है हमारा नहीं पता, m1 ही रहेगा, m1 ही रहेगा और प्लस m2 ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं यहाँ से सॉल्व, ये आपका -4 है, बटे में 1 है, इक्वल टू अगर 3 का m1 में गुणा होगा तो 3m1 हो जाएगा m1, ठीक है। अब देखिए m2 का -6 में गुणा होगा तो -6 m2 हो जाएगा, बटे में क्या m1 और क्या प्लस m2 है, ठीक है। अब इसका गुणा, इसका 3 गुणा करेंगे तो इसका गुणा इधर होगा, 3m1 हो जाएगा, माइनस में ये 6m2 हो जाएगा, क्या बात है, हाँ 6m2 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इधर होगा तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 4m1 प्लस ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस फिर होगा 4m2। अब देखिए m1 वाले को इस तरफ लाते हैं तो इधर क्या 3m1 है और ये वाला आएगा इधर, तो आपका प्लस में 4m1 हो जाएगा, प्लस 4m1। ये 6 वाले को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, उधर जाएगा तो इधर बचा आपका ये तो वाला m1 वाला इधर आ गया, सॉरी, जो यहाँ पर हमको प्लस में 4m1 लिखना था ना, तो हम यहाँ पर 4 बना लेते हैं, ठीक, इसको m1 बना लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये वाला जो पार्ट इधर आया प्लस में आ गया, इक्वल टू इस वाले पार्ट को उधर भेजते हैं, इधर है कि आपका माइनस में 4m2 ये जाएगा उधर में प्लस 6m2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 3m1 और 4m1 7m1 हो जाएंगे, ठीक है, 7m1 हो जाएगा, इक्वल टू जो है का माइनस प्लस प्लस और 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा, 2m2। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, 7 को उधर भेजते हैं, m2 को इधर लाएंगे तो m1 बटे m2 हो जाएगा, m2 इधर आया बराबर 7 उधर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। यानी क्या मिला हमको क्या मिला, यहाँ से देख सकते हैं m1 का मान 2 मिला, m2 का मान 3, यानी m1 अनुपाते m2, यानी क्या मिला बराबर 2:7, 2:7 मिला। आप यहीं से देख सकते हैं, यानी 2:7 में विभाजित करेगा, थोड़ा समय लगेगा इस, यानी MMK स्टूडियो द्वारा अगर पढ़ते हैं क्वेश्चन जो है थोड़ा लेट लगेगा भले ही, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर तरीके में आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। इसका जो है 2 अनुपातों में विभाजित कर रहा है, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो कि किस अनुपातों में विभाजित किया, ये बिंदु जो आपका -4 का मान 6 था, इसको किस अनुपात में विभाजित किया, यानी m1 का मान यहाँ पर रहता है, 2 यहाँ पर रहेगा और 7 यहाँ पर रहेगा, यानी 2:7 में विभाजित किया है, ठीक है। अब हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 22 का ख नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और उसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ख है, देख सकते हैं आप, यह सब क्वेश्चन कितने अंकों में पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन जो है 4 अंकों में पूछे गए हैं, ठीक है, 2023 में। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, वृत्त के पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका 4 अंक में भी वो भी दिया है। सोचिए इतना आसान क्वेश्चन अगर 4 अंक में दे दे तो कितना बेहतर है हमारे लिए। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है हमारा, तो हमने एक क्या किया, वृत्त बना लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, हमने एक वृत्त बना लिया। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर बिंदु ए कोई है, यानी यहाँ पर केंद्र है, केंद्र को हम ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी दे दी है 7.5 सेमी, 7.5 सेमी, यानी जो केंद्र बिंदु, यानी बिंदु जो केंद्र का है ओ से ए बिंदु की जो दूरी है वह है 7.5 सेंटीमीटर दिया भी है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त कहाँ पर स्पर्श करेगा, यहाँ से अगर ले जाएंगे एक रेखा तो यहाँ पर स्पर्श करता जा रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श करेगा, ठीक है। और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श यहीं तक खींचना है, यहाँ तक नहीं खींचना है, बट गलती हो गया है, यहीं तक खींचेंगे हम सब। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है यहाँ से इस बिंदु से स्पर्श, इस बिंदु से इस बिंदु तक जो स्पर्श रेखा की लंबाई वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे केंद्र ज्ञात करने के लिए कह दिया, यानी यहाँ इस बिंदु से लेकर यह इस ओ बिंदु से, यही आपका केंद्र होता है। और केंद्र ज्ञात कर, त्रिज्या सॉरी, केंद्र से आपका केंद्र बिंदु ये तो ये है और ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु और केंद्र बिंदु को जब मिलाएंगे तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या वृत्त का आधा ही होता है और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम ओ, इसका नाम हम बी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर स्पर्श कर रहा है यहाँ बनाएगा 90 अंश का कोण। स्पर्श 90 अंश का कोण बनाएगा समकोण त्रिभुज, और जहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है, और ये हो जाती है कि आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे हम सबको समकोण त्रिभुज BOBA में, ठीक है। समकोण हमको क्या ज्ञात करना, RE यानी OB ज्ञात करना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ये तो नहीं लिखना था यहाँ पर, समकोण त्रिभुज OBA में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों पाइथागोरस प्रमेय से हम कर रहे हैं? क्योंकि लंब का हमको मान पता है, कर्ण का मान पता है, आधार का मान नहीं पता। आधार का मान निकालेंगे तो वही आपका त्रिज्या निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा OA है, या OA कहिए, OA का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू लंब हमारा क्या है? AB कह सकते हैं इसको हम, AB का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है? आधार हमारा जो है वो है OB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए OA का मान क्या है? O से A तक 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू AB का मान क्या है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस OB का मान क्या है? R, त्रिज्या R होता है तो R करेंगे, ठीक है। अब R निकल भी जाएगा, R का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 7.5 के जब आप सब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 56.25, ठीक, इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिल जाएगा, प्लस R का स्क्वायर R स्क्वायर मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, 36 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 56.25 माइनस में 36 होगा, इक्वल टू उधर बचा R स्क्वायर। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अब R स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, R स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, R स्क्वायर इक्वल टू, अगर 56.25 में से 36 घटाते हैं, जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा आपका 4 दशमलव नहीं, क्या मिल जाएगा? अगर देखिए 56 में से अगर 36 घटाते हैं तो 20 बचेगा, दशमलव यानी 20.25 मिल जाएगा, ठीक है, 25 मिल गया। ये R स्क्वायर है, ये अगर किसका स्क्वायर करेंगे हमको 20.25 मिलेगा, तो इसको R स्क्वायर लिखें। अगर हम 4.5 का
4.5 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो हमारा 20.25 मिलेगा। आप स्क्वायर करेंगे यानी 4.5 गुणे 4.5 करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा यानी आर इक्वल टू जो मिला 4.5 सेंटीमीटर में रहेगा। त्रिज्या आपको क्या मिला 4.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा था क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतर क्वेश्चन था। अगर 4 अंक में ऐसा क्वेश्चन दे दे तो समझ लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम सब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 का ख था, 22 के ग वाले क्वेश्चन नंबर पर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ग वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी सिद्ध करना है तीसरी भुजा के समांतर होती है। थोड़ा सा भी ये जो है दिमाग में आ रहा है कि क्वेश्चन ये कहाँ से पूछा है। हमने आपको बताया था जब प्रमेय 6 पॉइंट का पढ़ा रहे आपको बता रहे थे। ठीक है, तो आपको हम बताया था कि प्रमेय भी पूछता है आपका, तो ये आपका प्रमेय ही पूछ लिया है। और यह प्रमेय क्या है? यह जो प्रमेय है प्रमेय 6.2 है, यानी 6 को आपका चैप्टर 6 का दूसरा प्रमेय है गाइस। ठीक है, हमने बताया था भी, अगर चैप्टर वाइज पढ़े होंगे हमारे चैनल के माध्यम से तो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि यह प्रमेय कहाँ से उठाया हुआ है क्वेश्चन। ये जो 4 अंक में उठाया है क्वेश्चन, बट ये जो 6 अंक में भी उठा सकता है। तो प्रमेय दूसरा हम पढ़ चुके हैं और बहुत बेहतर से पढ़े हैं इस प्रमेय को। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो दोबारा अगर समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर वाइज राजीव प्रकाशन जी के बुक से जरूर पढ़ लीजिए। आपको जो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देते जा रहे हैं, हमारा जो है वृत्त तक आपका सोल्यूशन होते आ चुका है। ठीक है, अगर आप चैप्टर 1 से करना चाहते हैं तो अभी बहुत टाइम है, कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। प्रमेय दूसरा है, इसको समझिएगा। जो आपका 6 में चैप्टर 6 में दूसरा प्रमेय है वही क्वेश्चन उठाया इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी कोई त्रिभुज है हमारा, इसको आप सब किससे बनाइएगा? पटरी से बनाइएगा, बिल्कुल सीधा। हम तो पेन से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इस त्रिभुज का हम कुछ नाम भी दे देते हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। क्या कहा है? सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाएं। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या? ए बी और ए सी, दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा। इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में कब विभाजित करेगी? जब आपका एक रेखा यहाँ से खींचा जाएगा जो आपका ए बी और ए सी को काटेगा, तो इसका नाम हम डी ई रख देंगे। डी ई नाम रख देते हैं इसका। काटेगा तो एक ही अनुपात में क्या करेगा? विभाजित करेगा। विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी तीसरी यानी डी ई जो है वो बी सी के समांतर होती है। यही सिद्ध करने के लिए कह दिया है। तो हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं क्या दिया हुआ है? तो यहाँ से जब हल लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि किसी, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है ताकि आप सब समझेंगे। दिया है, क्या दिया है? सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, एक ही अनुपात में यही विभाजित कर रहा है, यानी ए डी बटे डी बी, ए डी बटे में डी बी। ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे में ई सी, ये दिया है हमारा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? ये जो डी ई रेखा है, डी ई का मान हम लिखेंगे ए बी, ए से लेकर बी तक, ए बी व आपका ए से सी तक, ए सी, यानी डी ई जो रेखा है ए बी और ए सी को काटती है। ये तो हमारा इतना दिया हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इतना दिया यानी एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा है ना। तो ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे ई सी हो गया, इतना दिया है हमारा। और सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है? सिद्ध करना
है, ये हम आपको बता रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी डीई जो रेखा है त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी है तो इसके समांतर होती है। सिद्ध करना है कि डीई समांतर बीसी, यही हमको सिद्ध करना है ना, यानी डीई समांतर बीसी ये हमको सिद्ध करना है। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए अब कैसे सिद्ध होगा, प्रमेय सेकंड में आप सब सीखे होंगे बट नहीं समझ में आ रहा होगा। बट ये सब इसमें क्या करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है, तो हम रचना ही करेंगे। तो रचना करते हैं, रचना थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, बस बेहतर से समझेंगे। रचना करते हैं, इस डीई से हम एसी पर रेखा को खींचते हैं। तो डीई बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, ठीक है। डीई से हमने रेखा एक खींचा, किस पर, एसी पर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ई से हमने एसी पर रेखा खींचा, इसका नाम हम एफ दे देते हैं, ठीक है, उसका नाम हमने एफ दे दिया। तो यहाँ पर अब रचना में लिखेंगे डी एफ, डी एफ रेखा, एक रेखा, एक रेखा, डी एफ एक रेखा एसी पर खींचा, एसी वाले पर हमने खींचा है ना, एसी पर खींचा। बिल्कुल इसको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से कर रहे हैं। रचना कर दिए, डीएफ रेखा एसी पर खींचा और यहाँ से हम मान लेंगे, माना ये जो डीएफ रेखा है यह बीसी के समांतर है, ठीक है। डीएफ ये हम माने हैं, डीएफ रेखा जो हमारा बीसी के समांतर है, डीएफ समांतर बीसी है, ठीक है, ये तो हमने मान लिया। उसके बाद जो हम चलते हैं प्रमेय, अब जब समांतर है तो प्रमेय फर्स्ट में, यानी प्रमेय तो दूसरा पूछा, प्रमेय फर्स्ट में हम पढ़े हैं जब समांतर होता है तो एडी बटे में डीबी, जब समांतर होता है तो क्या एक ही अनुपात में विभाजित होता है, तो एडी बटे में डीबी, डीबी बराबर हो गया क्या, ए एफ बटे में एफ सी, ठीक है, ए एफ बटे में एफ सी। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इसको जो हमने मान लिया डी एफ समांतर बी सी है तो ए डी बटे में डी बी कर दिए, फिर ए एफ बटे में एफ सी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे और ये हमको कहाँ से मिलता है, बी पी टी, यानी थेल्स प्रमेय फर्स्ट से मिलता है, ठीक है, बी पी टी के अनुसार, इतना लिखना जरूरी है, ठीक है, बीपीटी के अनुसार। इसके बाद जो है हम आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में भी कुछ दिया है। क्या क्वेश्चन में दिया है, एडी बटे डीबी, एडी बटे में डीबी बराबर हमारा दिया है ए ई, ठीक, बटे में क्या दिया है, ईसी, ईसी दिया है ना। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू यू ई एस, क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में ही हमारा दिया है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में, यहाँ पर एडी बटे डीबी का मान इतना है और यहाँ पर एडी बटे डीबी का मान इतना है, अलग अलग है, यानी इसका मान इतना है और इसका मान इतना है। तो इन दोनों को हम बराबर दिखा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर दिखा देते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से यानी तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो ए एफ बटे में एफ सी, ए एफ बटे में एफ सी और क्या ए ई बराबर होगा ए ई बटे में ई सी। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ए एफ बटे में एफ सी, ठीक है, बराबर किसके, ए ई बटे में ई सी, यानी ये जो दोनों है यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर एक ही बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बराबर है ना दोनों, यहाँ पर दिखा भी दिए हैं ये बराबर है दोनों, यानी एक ही बिंदु पर। देखिए ए एफ बटे में एफ सी हो रहा है और ए ई बटे ई सी हो रहा है, यानी ये दोनों बराबर है आपस में, एक ही बिंदु पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तब यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि जो हमारा यफ तथा ई बिंदु है, यफ तथा ई, एक यफ तथा ई, ये जो यफ है और ई है एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है। क्यों एक ही बिंदु पर, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, इसलिए एक ही बिंदु पर है। तब सिद्ध होता है हमारा कि डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर बीसी है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।
और यही हमको प्रूव्ड करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया है तो राजीव प्रकाशन जी के बुक से जितने भी आपके जो है क्या प्रमेय बताए ना, प्रमेय फर्स्ट लेकर कई प्रमेय है, शायद हम 6 प्रमेय है क्या, उसमें 5-6 प्रमेय सभी बताए हुए हैं। अगर सभी देखिए कोई भी उठा सकता है, अभी तो दूसरा उठाया प्रमेय, कभी तीसरा उठा देगा, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जब हम पेपर दिए थे क्लास 10th का तो प्रमेय हमसे पूछ लिया था, तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर क्वेश्चन क्या दिया है। इसीलिए कहे हैं बच्चों को, जब हम उसको बताए हैं तो बताए हैं कि बिल्कुल अच्छे से प्रमेय को समझ लीजिए, यह जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कई बार हमेशा पूछता है, ऐसा नहीं है, पूछ लेता है, और कोई भी प्रमेय पूछ लेगा आपसे, जरूरी इसमें तो दूसरा प्रमेय पूछा, फर्स्ट प्रमेय पूछेगा। फर्स्ट प्रमेय क्या करना रहता है आपको पता है ना? तो जब आप उसको देख लेंगे पूरे प्रमेय को, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा चौथा पांचवा सभी प्रमेयों को देखेंगे समझेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत उसको समझ जाएंगे। अगर आप सब तो पूरे चैप्टर को ही समझ जाएंगे, सभी क्वेश्चन कर लेंगे अपने से। ठीक है, अब इसके बाद हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के घ नंबर वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का घ, तो 22 के घ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन तो हम सब पढ़ लें। क्या दिया है? 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग जो है 12 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, उन अंकों का योग 12 है। ठीक है, उसके बाद अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाता है, यानी 18 अधिक हो जाता है अगर अंकों का स्थान बदल देते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझे क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या होता है? जैसे आपका 62 हो गया, 2 अंकों की एक संख्या है, यानी 6 और 2 है, 2 अंकों की एक संख्या क्या होगा? 62 हो गया। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए ये जो 6 होता है दहाई का अंक होता है। ठीक है, क्या होता है? और ये जो 2 होता है इकाई का अंक, यानी इस क्वेश्चन में दहाई का अंक और इकाई का अंक हम मानकर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अभिष्ट संख्या निकालेंगे, तब हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, तो हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले माना हमने, क्या माना? दहाई का अंक। क्या माना? दहाई का अंक। हमने दहाई का अंक क्या मान लिया? हमने दहाई का अंक हमने यक्स मान लिया। ठीक है, दहाई का अंक हमने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। और इकाई का अंक हम मान लेते हैं वाई। दहाई का अंक हमने यक्स मान लिया और इकाई का अंक हमने वाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभिष्ट संख्या जो हमको मिलेगी, क्या मिलेगी? अभिष्ट संख्या जो हमारा मिलेगा, संख्या बराबर क्या मिला? दहाई का अंक यक्स हमने माना, इकाई का अंक वाई हमने माना। ठीक है, दहाई का अंक जैसे आपका ये 6 है, तो अगर इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? दहाई का अंक है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे में 6 प्लस में इसको 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको अगर सॉल्व करेंगे 62 ही आएगा। समझ गए? इसी तरीके से इसको हम लिखेंगे 10, और यक्स जो है दहाई का अंक होता है। ठीक है, यक्स को हमने क्या माना? दहाई का, यानी 10 से गुणा करेंगे, 10 यक्स प्लस वाई को हमने क्या माना? इकाई का अंक। जैसे इस 2 को, तो इकाई का अंक अलग लिखेंगे, प्लस वाई लिखेंगे वाई। यह हो गया हमारा अभिष्ट संख्या। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, यानी दहाई का अंक और इकाई का अंक हमने जोड़ा तो हमको क्या मिला? 12 मिला। तो यानी यक्स प्लस वाई को हमने जोड़ा तो हमको 12 मिला। इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। यह हमारा जो है प्रथम शर्त है, ये इतना लिख लेना जरूरी है। क्या हमारा प्रथम शर्त? द्वितीय शर्त क्या कह रहा है हमारा? द्वितीय शर्त जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन में, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? अंकों का स्थान बदल देने पर, मान लीजिए कोई ये दहाई का संख्या 62 है। ठीक है, अगर अंकों का स्थान हमने 2 को पहले लिख लिया, 6 को बाद में लिख लिया, तो अंकों का जब हम स्थान बदल दे रहे हैं, जैसे पहले 62 था बराबर, जब यहाँ पर 26 हो गया, अंकों का जब हमने स्थान बदल दिया है
ठीक है, जो हम बता रहे हैं इसमें तो ए अधिक हो जा रहा है, कुछ अधिक हो रहा है, 26 से तो कुछ अधिक होगा, माइनस करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन जब हम अंकों का स्थान जब इस क्वेश्चन में बदल रहे हैं तो जो बदल रहे हैं वो अधिक हो रहा है, तो उसमें 18 अधिक हो रहा है बदलने पर ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है तो 18 इस वाले में हम जोड़ देंगे। ठीक है, समझे? तो इसमें क्या कर रहा है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त दी गई संख्या, ये हमारा प्राप्त दी गई संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है, यही अभिष्ट संख्या, बराबर हमने अंकों को बदल दिया। क्या किया, अंकों के स्थान बदल दिया, यानी अंकों का स्थान हमने बदला क्या, जैसे यहाँ पर 10x है तो 10y लिख देंगे, 10x है तो यहाँ पर 10y लिख दिए, प्लस उसके बाद x बाद में लिख दिए, यानी इकाई का अंक दहाई में कर दिए, दहाई का अंक इकाई में कर दिए, तो ये हमारा बदल गया x हो गया। देखिए बदल गया कि नहीं बदल गया, तो जब बदल जा रहा है तो ये 18 अधिक हो जा रहा है जो बदल रहा है, ये वाला जो है 18 कम हो रहा है, तो इसको हम बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस में 18 हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 10x प्लस वाई और प्लस में 18 बराबर हो गया इसके 10y प्लस यक्स के। ठीक है, अब देखिए अब हम करते क्या है, इसके बाद जो है सबको इधर लाएंगे और 18 को उधर भेज देंगे। ठीक है, इधर क्या है 10x है, इस यक्स को इधर लाएंगे, माइनस में x होगा, प्लस y है, y अगर 10y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में y होगा। सही है, हाँ सही है, माइनस में 10y होगा, 10y। ठीक है, इक्वल टू 18 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते, 10x में से 1x घटेगा तो 9x बचेगा, 9x प्लस में y और माइनस में 10y, कौन अधिक है, माइनस वाला, माइनस 9y अधिक है, इक्वल टू यहाँ से क्या, माइनस में 18 तो 18 माइनस में। अब यहाँ से हम 9 को कॉमन लेते हैं, 9 को कॉमन लिया, बचा आपका x माइनस वाई, इक्वल टू उधर बचा माइनस में 18। ठीक है, 9 को उधर हमने भेज दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 से कट जाएगा, 9 उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी 9 से कटेगा, 9 दूना 18, माइनस में 2 मिला, इसको हम ले लेंगे समीकरण 2। समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसको हमने ले लिया समीकरण 2 और बहुत ही आसानी से अब यह जो समीकरण और फर्स्ट और सेकेंड को लेकर चलेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, समीकरण सेकेंड क्या है, यही है ना, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब देखिए चिन्ह अलग अलग है, हम जोड़ने पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो ये कट जा रहा है, ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, ये आपका x 2x हो गया, इक्वल टू, अगर 12 में से 2 घटेगा तो आपका 10 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 उधर जाएगा, बटे में जाएगा, यहीं पर काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 10। ठीक है, यानी x इक्वल टू 5 मिला, x का मान क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, यानी जो हमारा दहाई का अंक मिला वह 5 मिल गया। ठीक है, दहाई का अंक हमने x माना था, ठीक है, दहाई का अंक 5 मिला, इसी x का मान क्या कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो ये आपका x पहले है तो x का मान रखेंगे 5, प्लस y है, उसके बाद y इक्वल टू 12 है। अब देखिए 5 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, y इक्वल टू 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 होगा तो y इक्वल टू 7, यानी आपका इकाई का अंक जो मिला वह मिला 7 और दहाई का अंक मिला 5। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गई, अभिष्ट संख्या हमने क्या माना था, यही है ना, अभिष्ट संख्या आपको यही मिला था। तो क्या अभिष्ट संख्या था, अभिष्ट संख्या आपका क्या था, अभिष्ट संख्या हमारा 10x प्लस में क्या था, y था, यही था ना। तो 10 गुणे में है y, गुणे x का मान हमने 5 निकाला, 5 रखेंगे, प्लस y का मान हमने 7 निकाला तो 7 रखेंगे, 10 का गुणा 5 में 50 और ये प्लस 7। ठीक है, तो 50 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 57 तो ही होगा, बराबर करते चले जाइए, यानी 57 जो मिला आपका, यह मिला अभिष्ट संख्या। क्या मिला, अभिष्ट संख्या, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 जो है इकाई, दहाई का अंक 5 मिला, इकाई का अंक 7 मिला, यही आपका जो है अभिष्ट संख्या। यही तो क्या कहा था, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपका जो मिला है तो 57 मिला है, आप लिख सकते हैं। अतः
4 अंक में क्वेश्चन में रहता है तो अतः करके लिखना जरूरी रहता है, ठीक है। अतः अभीष्ट क्या होगा, अतः संख्या क्या 57 होगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर किस पर। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको बताए हैं नंबर ना, बताएं कि नहीं, नंबर बताएं, व्हाट्सएप का नंबर जो बताएं उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। नंबर आप नोट कर लीजिए 90 क्या है 90 26 20 66 20, यही जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको ग्रुप से और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दिया जाएगा, जहां से आप सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी पीडीएफ की जगह इसका फोटो देते हैं, ऐसा मत आप सब लिंक खोजिएगा पीडीएफ, हमको पीडीएफ चाहिए, इसका फोटो ही तो चाहिए आपको, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, परेशान मत रहिए, ठीक है। आपको जो इसका फोटो मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 का घ था, 22 का जो है अंगा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का अंगा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया 4 अंक में। अगर सोचिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर नहीं आप करके आते हैं तो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं आप, ठीक है। 4 अंक में यानी 4 अंकों में इतना आसान क्वेश्चन करके आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो देखिए द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल निकालने 2 मूल निकलते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलते हैं, तो समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, हल लिखते हैं। समीकरण हमारा √3x² माइनस 11x, ठीक है, प्लस में 8√3 है, ठीक है। इसको हम करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है, इसको यानी इसको तोड़ेंगे -11 को। अगर आप करना चाहते हैं तो अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा, श्रीधराचार्य के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा, बताएं कई बार श्रीधराचार्य के नियम का फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए इसको हम करते हैं, इसको इसका फैक्टर करके करेंगे। देखिए यहाँ पर x² का जो गुणांक होता है उसको किससे, लास्ट वाले इसमें जो अचर पद होता है उसमें गुणा करेंगे। तो x² का यहाँ पर गुणांक आप देख सकते हैं, माइनस में क्या है, सॉरी क्या है, √3 है, √3, और यहाँ जो आपका अचर पद है गुणे क्या है 8√3 है, ठीक है। अब गुणा जब करेंगे इसका तो यहाँ पर 1 होता है, कुछ नहीं है, तो 1 का 8 में होगा तो 8 रहेगा, गुणे ये √3 का √3 में होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 त्रिक 24 मिला हमको क्या 24, यानी गुणा करने पर हमको 24 मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। वैसी दो संख्याएं, तो 8 + 3 आपका 11 होता है और 8 गुणे 3 आपका क्या होता है 24 होता है और जोड़ने पर 11 होता है। तो वो दोनों संख्या मिल गया हमारा, यानी 11 का जो फैक्टर हो चुका। तो √3 का x² माइनस में कोष्टक में हम लिख लेते हैं। देखिए 8 और 3 को जोड़ना है तो 3 8 को जोड़ लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो 3 + 8 हम लिख दिए, कोई दिक्कत, इसके x 11 के बाद x है तो यहाँ पर x कर दिए, क्योंकि 11 को तो हम फैक्टर किए हैं हम सब, ठीक है। उसके बाद क्या +8 √3 = 0, ठीक है। अब देखिए √3x² माइनस में या प्लस में, माइनस प्लस माइनस, 3 का x में 3x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और 8 का x में 8x, ठीक है, प्लस 8 √3 = 0। अब यहाँ से समझिए √3 और 3 यहाँ पर है, तो इस 3 को क्या हम सब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, कॉमन है आपका √3x। अब सोचेंगे √3x या इसमें कॉमन कैसे है, तो कॉमन कैसे होगा अभी बता रहे हैं। यहाँ पर √3 तो बाहर आ गया, x एक बाहर आ गया, एक बचा x लिख लिए माइनस में। यहाँ पर क्या बचा, देखिए इस 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो एक 3 तो हमारा बाहर आ गया, बचा आपका एक √3 बचा, √3 हमने लिख लिया, और क्या बचा x तो हमारा बाहर आ गया, बचा आपका x माइनस √3, ठीक है। अब यहाँ से हम -8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस माइनस माइनस, और आपका क्या 8 तो आपका कॉमन आ गया, √3 बच गया, ठीक है, = 0। देखिए ये भी कोष्टक में यही मिला है, यहाँ पर भी यही मिला है, सही है आपका,
ठीक है। तो एक को हम लिख लेते हैं, यानी एक को हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस √3 हमने लिख लिया, और एक कोष्टक में इसको और इसको एक साथ, यानी 3√3 x माइनस 8 हमने लिख लिया इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, ठीक है। तो x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x बराबर √3, जब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में √3 हो जाएगा, √3। x का मान क्या मिला, √3। बिल्कुल ऐसे इसको करेंगे, √3x माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे जब 0 के बराबर, तो 8 को और √3 को उधर भेजेंगे, बचेगा आपका x इधर इक्वल टू 8 उधर जाएगा, प्लस में 8 हो गया, √3 उधर जाएगा तो बटे में √3, यानी x का एक क्या मान मिला, क्या मिला 8 बटे √3, और एक x का मान मिला √3। अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः लिख लेंगे, अतः समीकरण के मूल जो है √3 कामा 8 बटे में √3 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नहीं था। एक बार जो है कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करें और वीडियो को यहीं लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सब अनसॉल्व को ना सॉल्व कर रहे हैं जो बच्चे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरी बातों को विश्वास करिए, क्योंकि अनसॉल्व में वैसे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं आपके जैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पूरा अनसॉल्व सॉल्व कर लेता है उसका तैयारी हो जाता है। बट क्या है ना कि हम सब चैप्टर वाइज क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमको जानकारी ज़्यादा होके कोई भी क्वेश्चन करने में, आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप अनसॉल्व करके जाएंगे तो क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, बट आप करके नहीं आ पाएंगे, दिक्कत ये है। लेकिन अगर पूरे बुक को सॉल्व किए रहेंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे, धड़ाधड़ पूरे करते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर बुक को सॉल्व करने के बाद भी, बुक को सॉल्व करने के बाद अगर अनसॉल्व को सॉल्व कर देते हैं तो वही आपका नंबर जो होता है फिक्स हो जाता है, भाई अब सभी क्वेश्चन आप करके आने लायक हो गए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें 6 क्वेश्चन थे, 5 ही क्वेश्चन करने होंगे अगर आपको बोर्ड एग्जाम में करना रहेगा तो। 5 सिर्फ क्वेश्चन करना रहेगा, 6 नहीं करना रहेगा, अगर आपको लगता है कि पांचों क्वेश्चन आपने सही किया है तो, ठीक है। तो आइए इस वाले हम सब अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम सब 6 नंबर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यानी 22 का 24 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आप देख सकते हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए, इतना आपका दिया हुआ है, जितना है आपका उसमें दिया हुआ है, ठीक है, पेपर में। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वर्ग अंतराल और आवृत्ति है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके बाद हम अपने से संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ेगा, इतना तो दिया है पेपर में, ठीक है। संचयी संचयी बारंबारता हम खुद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप सब यहाँ से देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। पहले तो हम इस 2 को लिखेंगे, जो आवृत्ति में 2 दिया है, इस 2 को लिखेंगे, 2 हो जाएगा। फिर 2 में 8 को हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, संचयी बारंबारता निकला। फिर 10 में जब हम 20 को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। 30 में जब 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 45 यानी 45 हो जाएगा, और 45 में जब 5 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब संचयी बारंबारता किस लिए निकालते हैं, ताकि अभी आपको पता चलेगा कि किस लिए निकालते हैं। ये आवृत्ति जो होता है, यह इससे हम पूरा जोड़ेंगे तो हमारा जो मिलेगा वो n का मान मिलेगा, n इक्वल टू, जब टोटल को जोड़ेंगे तो आपका 50 मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो n/2 का मान निकाल लीजिए, n/2 का मान निकालेंगे इक्वल टू, अगर 50/2 लिखेंगे तो 2 1 कलम 2, 50 25 बार में कट गया, यानी n का मान क्या हमारा मिला 25 मिला, ठीक है। n का मान 25 मिला। उसके बाद जो है 25 किस में आता है, तो 25 आप देख सकते हैं कि इस 30 के अंदर आएगा, ठीक है। 10 से बड़ा है, 30 के अंदर में आ जाएगा, ठीक है, 30 के अंदर में आ जाएगा। तो 30 से ऊपर वाली जो होती है वह क्या होती है, संख्या CF हो जाएगी, यानी संचयी बारंबारता हो जाएगी। और जिसमें मिलता है आपका F हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका
ये आपका यल का मान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका L1 L2 होता है, एक फार्मूला और होता है, बट आप अब सिर्फ और सिर्फ 20 को लेंगे, यल का मान हो जाएगा। तो जो जो मान मिला उसको हम लिख लेते हैं। n/2 का 25 मान मिला है, और जो हमारा क्या मिला है, और f का मान हमारा क्या मिला है, f इक्वल टू 20 मिला है। समझ पा रहे हैं ना काम। और उसके बाद सी एफ का क्या मान मिला है, सी एफ का जो मान मिला है वह मिला है 10, तो हमने 10 को रख दिया। उसके बाद यल का मान क्या मिला है, यल का मान हमारा 20 मिला है, 20 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका बराबर फॉर्मूला जो आपका होता है यल प्लस बड़े कोष्टक बनाते हैं, कोष्टक बनाएंगे, बड़ा कोष्टक बनाएंगे। उसमें क्या होता है n/2 प्लस में ये सी एफ, सॉरी माइनस में सी एफ रहता है, माइनस में सी एफ, टोटल के बटे क्या रहता है आपका एफ रहता है, और इसके बाहर क्या रहता है एच रहता है। और एच हमने नहीं निकाला है, ये फॉर्मूला है माध्यिका निकालने के लिए। और एच का जो मान होगा एच इक्वल टू क्या होगा, ये जो वर्ग अंतराल का अंतर है 20 और 30 में अंतर कितना है, 10 का है ना, 10 का ही अंतर है ना। ठीक है, तो इसका मान जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान को रखते हैं। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए यल का मान जो हमारा, यल का मान जो है हमारा क्या है 20 है, तो 20 रख दिए, बड़ा कोष्टक। ठीक है, n/2 का मान 25 निकाले हैं, तो 25 होगा, माइनस सी एफ का मान, सी एफ का मान 10 है तो 10 हो जाएगा, बटे में एफ का मान क्या है, एफ का मान 20 है क्या गाइस, एफ का मान भी 20 है, एफ का मान भी 20 है। ठीक है, कोष्टक बंद। एच का मान जो हमारा 10 है तो हमने 10 को रखा। कोष्टक के अंदर को सॉल्व पहले करते हैं, तो 20 कोष्टक के अंदर को सॉल्व करेंगे तो कोष्टक के बाहर आ जाएगा। 25 में से 10 घटेगा तो आपका बचेगा 15, यहाँ पर गुणे में रहेगा। ठीक है, 15 बटा में क्या हो जाएगा 20, तो 20, यहाँ पर भी गुणे में 10 रहेगा, 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब 15 का 1 में गुणा होगा 15 ही रह जाएगा, यानी 20 गुणे आपका 15 का, जब 20 प्लस था ना, सॉरी गाइस यहाँ पर प्लस रहेगा, जब प्लस फॉर्मूले में दिया है तो उसके तो आपका गलत ही हो जाता पूरा। 15 का 1 में गुणा होगा 15 हो जाएगा, बटे में आपका क्या है 2। ठीक है, इक्वल टू 20। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपका 20 प्लस, अगर 15 में 2 से भाग डालेंगे तो 7.5 मिलेगा आपका, 7.5, और इसको जोड़ेंगे तो 27.5 मिल जाएगा। यही आपका माध्यिका निकला है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर इंटू मत करिएगा, फॉर्मूले में प्लस होता है तो प्लस लगता चला जाएगा, आपका पूरा पूरा गलत हो जाता अगर प्लस नहीं याद आया होता तो। ठीक है, अब हम सब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। 22 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी सॉल्व हो चुके हैं। अब हम सब क्वेश्चन करना है हम सबको क्वेश्चन नंबर 23 को। तो आप देख सकते हैं, हम जो है आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से अनसॉल्व से। क्वेश्चन नंबर 23 को आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं, पढ़ लीजिए। उसके बाद जो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, क्योंकि लिख कर समझने में बेहतर रहता है। क्वेश्चन को अगर समझाते भी है तो बेहतर रहता है, लिख देते हैं क्वेश्चन को, इसलिए उसमें भी टाइम हम दे देते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए वीडियो को जो है रोकना भी पड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो ये जो है क्वेश्चन आपका 6 अंक में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक ठोस बेलन के आकार का है, एक ठोस को ये और बेलन का आकार का है। ठीक है, इसके दोनों इसकी क्या कर रहा है, यानी ठोस के, और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं, इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी है। ठीक है, तथा बेलन की त्रिज्या जो है 3.5 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए कह दिया है। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमको चित्र को बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा, एक ठोस बेलन का आकार का है, तो एक ठोस जो है हमारा बेलन का आकार का है, तो हम बेलन का आकार का हम बना लेते हैं। बेलन आपका यही होता है ना, क्या बेलन इसी आकार का आप सब पढ़े होंगे,
बेलन आपका जो होता है इसी आकार का होता है, ठीक है। बेलन इसी आकार का होता है ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कि पहली बार पढ़ रहे हैं? पढ़े हैं ना। बेलन इसी आकार का होता है और ये आकार है, इसके दोनों सिरे पर अर्धगोलीय आकार है, ठीक है। इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय है, यानी इसके एक सिरा ये है ऊपर वाला, ये भी अर्धगोलीय है, ये पूरा फुल गोला नहीं है, अर्धगोला है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धगोला है। और ये भी क्या है, अर्धगोला है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी जो हमारा अर्धगोला है पूरा फुल गोला नहीं है, ठीक है। दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला है और इस पूरे ठोस की ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर ऊंचाई और यहाँ से लेकर ऊंचाई यानी, ठीक है, इसकी इस ठोस की ऊंचाई जो हमारा क्या दे दिया है, वह दे दिया क्या, ठोस की ऊंचाई पूरा क्या दे दिया है, 19 सेमी दे दिया है, 19 सेमी। ठोस की ऊंचाई हमारा 19 सेमी दिया है, बेलन की ऊंचाई नहीं, इस पूरे ठोस की ऊंचाई हमारा 19 सेमी दिया है। उसके बाद देखिए क्या है, तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, आप सबको पता होगा। तो त्रिज्या आपका कहाँ, यही है आपका गोले का बी मध्य बिंदु, यही होगा ना आपका केंद्र बिंदु। तो ये आपका त्रिज्या जो होगा, यहाँ से जब आपका आधा होता है, आधा गोला है तो आधा ही त्रिज्या होगा, और इसको भी हम आधा कर सकते हैं, ये भी आपका त्रिज्या ही हो सकता है। ये आपका 3.5 दिया है, ठीक है। और इसका भी त्रिज्या आपका क्या होगा, 3.5 ही होगा, इसको मिला सकते हैं। ये आपका जो है आधा गोला है तो आधे गोले तक पूरा जाएगा, और यहाँ तक पूरा, जब पूरा फुल गोला रहता तो यहाँ तक रहता, ठीक है। लेकिन इस आधे गोले को और इस आधे गोले को मिला देंगे तो इस ठोस में क्या गोला है, पूरा फुल गोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 3.5 AB है, ठीक है। अब देखिए हम बेलन का आयतन निकालने के लिए पूरा ठोस का, सॉरी आयतन नहीं, बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए इस पूरे ठोस का, ये ठोस है पूरा, अब इसका पूरा ऊंचाई जो है 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 पॉइंट इधर से और 3.5 इधर से, 3.5 उधर से ऊपर की ओर से और 3.5 नीचे की ओर से जब हम घटा देंगे तो हमारा बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है। यानी बेलन का ऊंचाई कितना मिलेगा अभी पता चल जाएगा। तो हल करते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ठोस की ऊंचाई, ठोस की कुल ऊंचाई, यही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 19 सेमी है, ठीक है, 19 सेमी है ना हमारा, ठीक है, 19 सेमी है, ठीक है। उसके बाद जो त्रिज्या है हमारा, एक त्रिज्या जो है 3.5 सेमी है। ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत, ठोस की ऊंचाई है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या है, हमारा त्रिज्या जो है हमारा, यानी इस अर्धगोले का, यानी पूरे गोले का जो त्रिज्या है क्या हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी गोला और इधर भी गोला, आप पूरा फुल गोला हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे, यानी गोले, ठीक है, गोले का त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वह क्या दिया हुआ है, 3.5 इधर और 3.5 इधर जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया ना, इसको जोड़ें। और हमें क्या करना है, यानी इस बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन, ठीक है, कि यहाँ पर लिखे नहीं है, दिया है, यहाँ लिख लीजिएगा अब, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई बराबर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठोस की ऊंचाई में से इस त्रिज्या को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ठोस की ऊंचाई माइनस में त्रिज्या, गोले की त्रिज्या लिख देना चाहिए था, ठीक है, गोले की त्रिज्या। तो हमारा बेलन की जो ऊंचाई मिलेगा, ऊंचाई क्या मिलेगा हमारा, बेलन की जो ऊंचाई मिल रहा है हमारा, क्या मिल रहा है, इस बेलन की ऊंचाई को हम एच से डिनोट कर देते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसको हम क्या करते हैं, एच से डिनोट कर दिए, ठीक, यहाँ तक एच से डिनोट कर दिए। क्या एच बराबर ठोस की ऊंचाई क्या 19 है, तो 19 माइनस में गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो चुकी है, ठीक है। तो एच इक्वल टू 19 में से जब 7 घटेगा आपका बचेगा क्या,
19 में से जब 7 घटेगा 12 बचेगा, यानी 12 सेंटीमीटर मिला बेलन की ऊंचाई। क्या मिला? एच का मान 12 सेंटीमीटर मिला और आर का मान तो 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आर का मान तो आपका 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। या आप 3.5 भी रख सकते हैं आर का मान, ठीक है, कुछ भी रखिए। बट हम इन दोनों को जोड़कर तो घटाए हैं ना, तो गोले की आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया है। तो ए क्या हमारा ऊंचाई क्या 12 मिला है ना, तो हम 12 रख देते हैं। अब गोले के यानी आपका बेलन की ऊंचाई अब लगेगा फॉर्मूले में। तो आइए अब फॉर्मूला क्या लगेगा, हमको निकालना ठोस का आयतन। क्या कहा है? ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ठोस फॉर्मूला लगेगा, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन प्लस ठोस का आयतन जो है। तो इसमें किसका किसका आयतन लगेगा? यानी बेलन का आयतन लगेगा और गोले का आयतन लगेगा, यही लगेगा ना। तो बेलन का आयतन प्लस में क्या लगेगा? गोले का आयतन। गोले का आयतन। गोले का आयतन पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि इधर आधा गोला इधर आधा गोला, दोनों आधे गोले को हमने जोड़ दिया और पूरा फुल गोला हो चुका है, यानी गोले का आयतन हम लगेगा, ठीक है। तो ठोस का आयतन हम निकालना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस में गोले का आयतन होता है 4/3 होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे कुछ, तो कॉमन इसमें से देखिए हम क्या लिख सकते हैं। इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें आर, इसमें डबल आर है ना, आर स्क्वायर, इसमें क्या 3 आर है, तो हम 2 आर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एच इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो यानी पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए। इधर बचा हमारा एच प्लस इधर क्या बचा हमारा 4/3। पाई तो कॉमन चल गया, आर स्क्वायर कॉमन चल गया, बचा आपका आर, गुड़े हमारा बचा क्या? आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इक्वल टू, अब मान को रखते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, आप सबको पता है, पहले भी पता है ना। गुड़े आपका आर का मान क्या रखेंगे? आर का मान आप 7 रख सकते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 7 × 7 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉरी गाइस, 1 सेकेंड, कुछ तो गलती हुई है हमारा। इसमें से देखिए क्या हुआ है, इस जब पूरे फुल गोले को हम जोड़े हैं तो ये त्रिज्या क्या हो गया? हमारा व्यास हो गया ना। यहाँ पर मान रखते हैं, हमारा गलत हो जाता। त्रिज्या क्या हमारा हो गया? व्यास हो गया, ठीक है। गोले का व्यास यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। व्यास क्या होता है? 2r होता है। 2r का मान क्या है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा r का मान जो मिलेगा वह क्या मिलेगा? यहाँ पर गोले की त्रिज्या नहीं, गोले का व्यास लिखिएगा, गलती हो गया, ठीक है। क्योंकि जब दोनों गोला मिला है आपस में, फुल गोला हुआ है, तो ये लाइन भी तो मिलेगा, यानी टोटल व्यास इसकी जो त्रिज्या है वो क्या 3.5 सेंटीमीटर है। यानी आर का जो मान है क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आर का मान हम क्या रखेंगे? 3.5 रखेंगे, ठीक है। ये बटे 7, हाँ 22/7, पाई का मान, आर का मान क्या होगा? 3.5 होगा ना। त्रिज्या देखिए आपका व्यास 2r हो गया, देखिए 2r, तो त्रिज्या क्या होता है? इसकी आधी होती है, यानी 3.5 होगा। तो 3.5 स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, 3.5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक कोष्टक में आपका एच रहेगा। एच का मान क्या है? बेलन की ऊंचाई हमने 12 निकाला है, तो हमने 12 रखेंगे, बेलन का आयतन में रख रहे हैं ना, ठीक है। तो हम 12 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 4/3, और आर है तो गुड़े आर लिख लेते हैं। आर का मान क्या? 3.5, तो हम 3.5 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए काटिए, यहाँ से देखिए 22 तो 22 रहेगा, 7 से जो है 3.5 कट जाएगा, कैसे? इस दशमलव को हटाएंगे 35 होगा, तो 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×5 ठीक है। 5 बार में कटा, यानी कितने अंक के बाद दशमलव था? 1 अंक के बाद, तो हम इस यहाँ पर दशमलव 1 अंक के बाद लगाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, यानी 7 बार में 0.5 बार में कट गया। ये बिल्कुल याद कर लीजिए अपने दिमाग में कि इतने बार में कट जाता है 3.5 7 से, ठीक है, हमेशा आता है ऐसा। तो अब देखिए, अब हम सब इसका गुणा करेंगे, या तो आप इसका गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम लिख लेते हैं, और इधर से कुछ कट रहा है आपका, इधर नहीं कुछ कट रहा है, ठीक है। अब लिख लेते हैं, यानी 22
गुणे में 0.5, ठीक है। उसके बाद गुणे में आपका 3.5, कोष्टक में 12 आपका ऐसे ही रहेगा, 4 का गुणा 3.5 में होगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। होगा 140, ठीक है, लेकिन दशमलव लगा है एक अंक के बाद तो दशमलव लगेगा, तो आपका 14 ही मिलेगा। गुणा करके आप देख सकते हैं, प्लस में क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। बटे में क्या हमारा 3 है तो हम 3 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इधर सॉल्व हम कर दें क्या, इसी को, हमारा ठोस का आयतन निकल रहा है अभी, ठीक है। इस 22 का अगर हम किसमें गुणा करेंगे, इस 0.5 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, ठीक है। 11 मिल जाएगा। गुणे ये हमारा क्या 3.5 है, तो हम 3.5 को रख दिए इक्वल टू, इधर क्या बचा, 3 का 12 में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 3 चौक के सॉरी 12 तिहाई 36, प्लस में अब देखिए 14 है तो हम 14 को रखेंगे, बटे में 3 तो बटे में 3 हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, 11 का गुणा अगर 3.5 में करेंगे तो 38 यहाँ पर बराबर करते जाइएगा, 38.5 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए इसको इसको जब जोड़ेंगे 36 और 14 को टोटल 50 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर नहीं रहता, गुणे का चिन्ह रहता, गलती हुआ है, ठीक ठीक है। इसको इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, यानी 50 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 38.5 का 50 में जब आप गुणा करेंगे तो 1925 मिलेगा। दशमलव को लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 38.5 का जब 50 में गुणा करेंगे तो आपका 1925 मिलेगा। उसके बाद दशमलव 0 मिलेगा, दशमलव को लिखिए या मत लिखिए, क्योंकि दशमलव के इधर जो होता है 0 होता है, उसका कोई मूल नहीं होता है, ठीक है। बटे क्या 3 से हम जब भाग डालेंगे इसमें तो हमारा मिल जाएगा 641, ठीक है, 641.66 सेमी क्यूब। यह हमारा क्या मिला, यह हमारा जो मिला ठोस का आयतन मिला है। इसके बाद जो हमको ज्ञात करना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, इसके जो है अगले पेज पर आते हैं। ठोस के क्या करना है, ठोस का क्या ज्ञात करना है, ठोस का जो है इस पेज पर हम ज्ञात कर लें क्या, यहाँ पर हम इस पर यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन है इसमें ना, प्लस में उसके बाद गोला है तो गोले का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यानी ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इतना पता होना चाहिए। तो बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है 2πr/h होता है, तो 2πr/h हमने रख दिया, प्लस में गोले का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 4πr² होता है, याद कर लीजिए सब, 4πr²। ये सब याद नहीं रहेगा तो कैसे सोल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2πr, इसमें 2 ले लेंगे, पाई लेंगे, r ले लेंगे, यानी 2πr कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2πr हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इधर बचा h, प्लस में इधर क्या बचेगा आपका, 2 तो कॉमन आया, बचा 2 आपका, ठीक है। यहाँ पाई तो कॉमन में आ गया, आर कॉमन में आ गया, एक आर बचा है तो एक आर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 आर है ना, एक आर कॉमन में आ गया है, ठीक है। इक्वल टू 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, गुणे आर का मान क्या पता है 3.5 है ना, तो हमने रख लिया। कोष्टक में एच का मान क्या पता है, एच का मान पहले से पता है 12 होता है, 12 है तो 12 रखेंगे, प्लस में ये 2 गुणे, ठीक है, ये इसका आर का मान 3.5 है, हमने 3.5 रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर 7 से कटा, यह 0.5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका गुणा हम करेंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक। ये क्या गुणे 0.5, ठीक है। कोष्टक में अब देखिए 12 बचा और 2 का गुणा 3.5 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 हो गया, ठीक। अब देखिए 44 का 0.5 में जब हम गुणा करेंगे तो हमको 11 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, तो 11 लिख लिए।
गुणे में ए वाला हो गया। अब 12 को और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको 19 मिल जाएगा। तो 19 मिल गया हमारा। तो 11 और 19 का जब आप गुणा करेंगे, 11 नहीं मिलेगा, सॉरी गाइस, ये जो है 44 का 0.5 में जब गुणा होगा तो 22 मिलेगा, यानी 22 मिलेगा। ठीक है, गलती हुआ ना, हमको ध्यान में आया कि 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम गुणा, हमको लगा कि ये 22 है, 22 का अगर गुणा करते तो 11 ही मिलता, हमको लगा 22 है, बट ये 44 था, उसका आधा हो जाता है। जो भी गुणा करना रहता है 0.5 में, उसका आधा ही हो जाता है। ठीक है, अब 22 का और 19 में जब गुणा करेंगे तो 418 सेमी क्यूब हो जाएगा। यह जो मिल गया हमारा ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर यहाँ पर मिला है। ठीक है, समझ पाए हैं कि नहीं पाए हैं? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए 6 अंक का जो क्वेश्चन होता है कुछ तो बड़ा होता है, इसीलिए 6 अंकों में दिया जाता है। इसलिए आपका ये थोड़ा सा बड़ा था, बट आपको लंबा करके हम ज़्यादा समझा दिए ताकि बेहतर से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 का अथवा क्वेश्चन जो करके दिया है उसको हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो है इसको करते हैं। ठीक है, अथवा क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है आपका दिखाई दे रहा है, यही है ना, एक लंब वृत्तीय शंकु तिर्यक ऊंचाई। आइए इसको हम जो है सॉल्व करते हैं, इसको लिख देते हैं कॉपी पर, उसके बाद कॉपी पर देखकर जो है सॉल्व करने में क्वेश्चन अच्छा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा क्वेश्चन जो है उसको देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, पहले तो हम सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है। ठीक है, एक लंब वृत्तीय शंकु है। ठीक है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई वो 13 सेंटीमीटर दिया है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई दिया हुआ है। उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 90 पाई। ठीक है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 6 अंक में तो समझ लीजिए आपके लिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लंबवृत्तीय क्या करते हैं, शंकु बना लेते हैं। तो शंकु किस आकार का होता है आप सबको पहले पता होना चाहिए। आप किसी के अपने रिलेशन में, अपने परिवार में ही, फैमिली में ही किसी का भी बर्थडे रहा होगा, आपका बर्थडे रहा होगा, तो उसमें एक शंकु की आकार का टोपी आता है, उसी को हम कहते हैं शंकु का आकार। तो किस आकार का होता है आपका जो होता है, इसी आकार का ना होता है बर्थडे टोपी। अब देखिए बना देते हैं। अब आपके ऊपर है, आप कहेंगे हाँ भाई इसी आकार का होता है, अगर नहीं कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बना देते हैं। कि आपका इसी आकार का होता है कि नहीं होता है, होता है ना इसी आकार का। तो यहाँ से यहाँ इस बिंदु की, यहाँ से इस बिंदु से ये जो होता है आपकी, ये त्रिज्या होती है। यहाँ तक क्या होती है, बिल्कुल सीधा खींचेंगे, क्या होती है त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ये तो हमको पता नहीं है। और ये वाली इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होती है, शंकु की ऊंचाई होती है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, किससे, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी हमको नहीं दिया है, शंकु का ऊंचाई भी नहीं दिया है। अब हमको ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं यल से। यल हमारा दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई जो दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी यह हमारा जो दिया है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा से क्या दिया, तथा संपूर्ण इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया है इसका वो भी 90 पाई दिया हुआ है। तो जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया क्या है, संपूर्ण, इसको लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक, ऐसे ही लिखाएगा तिर्यक ना, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, यल से डिनोट करते हैं। यल बराबर लिख भी सकते हैं 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है आपका, जो आपका क्या, एच तो दिया नहीं है, आर भी नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, शंकु की ऊंचाई को भी हम एच लिख सकते हैं। हमको व्यास निकालना है ना, देखिए व्यास निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की, यानी ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, आधी दूरी त्रिज्या होती है, पूरा दूरी क्या होता है, व्यास होता है। तो हमको व्यास निकालना है। तो शंकु की त्रिज्या क्या होती है, शंकु की
त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हम डिनोट आर से करते हैं, ठीक है। ये हमको नहीं पता है, ठीक है। पहले तो यही निकालेंगे, उसके बाद जब आर निकालेंगे तो शंकु की जो आपका पहले तो हम आर निकालते हैं, आर निकाल लेंगे, उसके बाद शंकु का व्यास जो है अपने आप, यानी इसके आधार का व्यास अपने आप पता चला जाएगा। आर का मान पता चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर होगी, यानी 2r हो जाएगा। तो आर का मान रख देंगे, 2r मिल जाएगा हमारा आसानी से, ठीक है। और इसके बाद भी हमारा कुछ दिया है, क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का, ठीक है, ठीक है। जो जो दिया है वो तो लिख दिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेमी स्क्वायर दिया, ये भी लिख दिए। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है, क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, प्लस में और क्या होता है, ये आपका क्या है, वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये वृत्त है ना, ये इस वृत्त का वक्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो होता है शंकु के संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब मान को रखेंगे, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल आपका क्या दिया है, 90 पाई दिया। हम क्या करते हैं, 90 पाई को हम रख देते हैं बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, याद कर लीजिएगा, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम मान रखेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 90 है तो हम 90 को रहने देते हैं, 90 पाई है ना, तो 90 पाई रहेगा आपका इक्वल टू, यहाँ से हम पाई कॉमन लेते हैं, इसमें से पाई हम कॉमन किस लिए ले रहे हैं, कट जाएगा आपका 90 से पाई से यहाँ से, ठीक है। कोष्टक में आपका बचा क्या, आर बचा और एल बचा, प्लस में क्या बचा, पाई तो कॉमन आ गया, आर स्क्वायर बचा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, इस पाई से पाई कट गया, बचा इधर आपका 90 इक्वल टू, इधर आर का मान पता है, आर का मान तो नहीं पता है तो आर ही रहेगा आपका, ठीक है। यल का मान पता है, यल का मान पता है आपको, हाँ, यल का मान 13 सेंटीमीटर, तो आपका 13 रख लेंगे, गुणे 13, ठीक है। प्लस ये क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख लेंगे। अब इस वाले को हम इधर लिखते हैं बराबर के इधर, यानी उसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में सीधा लिख रहे हैं। आर स्क्वायर को हम पहले लिख दिए, प्लस ये 13 का आर में गुणा होगा तो 13 आर हो जाएगा, प्लस में 13 आर हो गया। अब ये 90 इधर है ना, अब उधर समझ लीजिए ला रहे हैं, या तो बराबर हम लिख लेते हैं 90, ठीक है। अब 90 को इधर लाते हैं, यानी आर स्क्वायर प्लस में 13 आर, 90 इधर आएगा, माइनस में 90 बराबर के उधर 0 बचा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, अब ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। आर का मान निकालने के लिए बहुत ही आसान हो गया, द्विघात समीकरण में आ गया। तो अब इसका हम फैक्टर करेंगे 13 का, यानी जो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, इसका गुणांक आर स्क्वायर का गुणांक कुछ यानी 1 है, 1 का गुणा होगा 90 तो 90 ही रहेगा, ठीक है। यानी 13 को फैक्टर करना है कि गुणा करने पर हमको 90 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर हमको 13 मिल जाए। तो क्या 18 में से हम 5 को घटाते हैं, 13 मिलता है, और 18 का और 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, यानी 18 माइनस 5 मिल गया। इसको फैक्टर कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस में कोष्टक में लिख लेते हैं 18 माइनस 5, 18 में से 5 घटेगा 13, 18 और 5 का गुणा होगा 90, ठीक है। इधर आर है तो यहाँ पर आर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, तो माइनस 90 है, तो 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है आपको, आर स्क्वायर प्लस में 18 का आर में गुणा होगा, 18 आर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 का आर में 5 आर, माइनस में 90, ठीक है। अब यहाँ से इक्वल टू बचा आपका 0, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कॉमन क्या है आपका, तो यहाँ से कॉमन देखेंगे, आर कॉमन मिलेगा, बचेगा आपका क्या, 1 आर बचेगा यहाँ पर, यहाँ से आर कॉमन आ गया, बचा आपका 18 प्लस 18 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे, -5 हमने कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर क्या बचा, -5, इधर बचा आर माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस
ठीक 90 5 से जब काटेंगे 90 को 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम मिल गया कि नहीं कोष्टक में। एक बार इसको लिख लेंगे, दोनों में से एक को लिख लेंगे किसी को, यानी r प्लस 18 और एक कोष्टक में इसको और इसको लिख लेंगे, यानी क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 नहीं किए कर ले रहे हैं तो इसको लिखेंगे r माइनस 5 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो r प्लस 18 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू माइनस 18। यह जो r का मान है ये माइनस में आ गया है, माइनस में तो आएगा नहीं, यह जो अमान्य है, क्या है अमान्य, गलत है समझ लीजिए। r का मान जो है r इक्वल टू माइनस, r क्या है -5 है ना, तो हम -5 लिखते हैं पहले, इक्वल टू 0 के बराबर किए। ठीक है, तो r इक्वल टू 5 जब उधर जाएगा तो 5 मिल जाएगा। r का मान क्या मिल गया 5, यानी त्रिज्या जो हमारा ये मिला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मिली, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 5, 5 और 5 10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वृत्त का व्यास, यही पूछा था ना हमारा व्यास, तो व्यास इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, तो 2 गुणे r का मान क्या है 5, तो 5, तो 2 का गुणा जब 5 में होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखिएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अथवा क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का हम सब ने सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना इसमें, बहुत ही आसानी से सॉल्व ही हुआ है। ठीक है, अब हम सब क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को करेंगे। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद तो अब उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख दें क्वेश्चन नंबर 24 को, आप देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है सॉल्यूशन करते हैं। बहुत बेहतर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है आपका 6 अंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है आपका 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद यानी जो आपका एक केबल टावर है इसके पाद से अवनमन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमसे केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह दिया है। तो यहाँ से देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये हमारा जो हो गया, इसको हम बना देते हैं 7 मीटर ऊंचा भवन। ये हमारा क्या हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन। ये 7 मीटर अगर ऊंचा भवन है, ठीक है, तो किसी न किसी आधार पर होगा, यानी जमीन पर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसी यानी जमीन पर ही है, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है एक केबल टावर है जो इससे ऊंचा है, क्या है इससे जो ऊंचा है केबल टावर। कह रहा है कि ये 7 मीटर ऊंचे वाले भवन के शिखर से इसके शिखर पर, ठीक है, केबल टावर के शिखर पर उन्नयन कोण जो बना रहा है, यहाँ पर कोण क्या बना रहा है, यहाँ से कोई समझ लीजिए, यहाँ से उन्नयन कोण, यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, तो ये वाला आधार यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी उन्नयन कोण हमारा क्या बन रहा है 60 अंश बन रहा है, तो 60 अंश लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है टावर के पाद से, टावर का पाद है टावर का जड़ यही है, यहाँ से अवनमन कोण क्या बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है केवल, यानी ये भवन के शिखर पर अवनमन कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पर जो है पाद पर क्या बन रहा है केबल, यानी ये जो है आपका टावर है इसके पाद पर क्या बन रहा है अवनमन कोण। अवनमन कोण यहाँ पर ऊपर बनता है, अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा, अवनमन कोण क्या बन रहा है हमारा 45 अंश, तो 45 अंश बना है। ठीक है, अवनमन कोण 45 अंश बना है, तो इसका उन्नयन कोण एकांतर कोण के नाते ये भी 45 अंश का ही बनेगा, 45 अंश का बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसका हम नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम क्या देंगे, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम सी दे देते हैं, और इसका नाम डी, और इसका नाम ई। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए ए से लेकर सी तक क्या है, पूरा पूरा ये क्या है, यहाँ तक की ऊंचाई जो हमारी टावर है, टावर है कि नहीं है, ये टावर है। और बीसी हमारा कुछ है, क्या है, क्योंकि बीसी जो है ईडी के बराबर होगा, आयताकार है, यानी ईडी बराबर बीसी होगा, यानी 7 सेंटीमीटर ये है तो 7 सेंटीमीटर ये भी होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, सॉरी गाइस, सेंटीमीटर का सवाल करते करते सेंटीमीटर जुबान से निकलने लग रहा है। ठीक है, मीटर में होगा। अगर देखिए अगर ए आपका बीसी 7 मीटर होगा तो ए भी तो आपका वैसे ही पता चल गया क्या होगा, क्या होगा
अगर देखिए AC में से अगर हम BC को घटाएंगे तो AC में से BC का मान क्या 7 सेंटीमीटर, क्योंकि AC जो है पूरा पूरा ऊंचाई है तो आपका इसका मान निकल जाएगा। तो AC माइनस क्या रख सकते हैं, इसको AC माइनस क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत, यानी AB का मान मिला AC माइनस 7। ठीक है, अब देखिए जो है उसको हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, हल करते हैं। ये जो हमारा AB है, A से C तक मीनार है, AC क्या है हमारा, मीनार, मीनार है, AC हमारा मीनार है। ठीक है, और यही हमको ज्ञात भी करना है। ठीक है, AC हमारा मीनार नहीं टावर है ना, गलती हो गया है, बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़े, इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं माना, माना भी लिखना था। AC हमारा जो है टावर है, केबल टावर, AC केबल टावर है। ठीक है, और इसी की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा ED क्या है, ED और BC बराबर होगा। ठीक है, तो ED हमारा क्या है, ED भवन, भवन है। ठीक है, ED भवन है। और ये भी लिख देते हैं ED बराबर BC होगा, ED बराबर BC होगा, ये तो हम लिख देते हैं। और ये जो है ED बराबर BC होगा, और इसको देखिए DC बराबर EB होगा, ये DC बराबर किसके होगा, EB के, इतना भी हम लिख देते हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी एक त्रिभुज में, कौन से वाले त्रिभुज में चलेंगे, हम चलते हैं EDC वाले त्रिभुज में, कोण जहाँ पर 45 अंश बन रहा है, तो हम चलते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज EDC में। यहाँ पर EDC में चले, कोण C जो है हमारा है, कोण C इक्वल टू 45 अंश है। ठीक है, जब कोण यहाँ पर बना रहा है, जब कोण आपका यहाँ पर बना रहा है, इसकी सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली आधार, और लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर, लंब क्या हमारा, लंब ED है तो हम ED लिखें, आधार क्या हमारा DC है तो हमने DC लिखा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और टेन थीटा, थीटा का मान 45 अंश, तो टेन 45 अंश इक्वल टू ED का मान देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर बटे DC का मान पता है, नहीं पता, हम DC ही रहने देंगे, ये तो हमारा आधार है। ठीक है, DC, और उसके बाद देखिए 45 अंश का मान 1 होता है, इसके बटे 1 हम लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 7 बटा DC। ठीक है, अब त्रिज्या गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर होगा, DC हो जाएगा इक्वल टू, इसका गुणा इधर होगा, 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यह हो गया। हम इसको ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं समीकरण किस में, समीकरण नहीं, दूसरे वाले त्रिभुज में, इस वाले, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEB या ABE लिखिए। ठीक है, ABE लिखते हैं, ABE में। ठीक, और कोण E जो है हमारा क्या है, 60 अंश है, तो 60 अंश यहाँ से कोण लेंगे तो लंब और आधार में चलेंगे, लंब आधार किस में होता है, टेन थीटा में होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू, लंब हमारा AB हो गया, आधार हमारा EB हो गया, EB। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टेन थीटा का मान 60 अंश हमने रख दिया, इक्वल टू AB का मान क्या है, AC माइनस 7, AC माइनस 7 बटे में EB का मान देखिए, EB का मान जो हमारा DC क्या मिला है, DC हमारा क्या मिला, 7 मिला है। ठीक है, तो DC अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक की आधार जो 7 मिला है, तो हमारा EB भी क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 ही होगा, तो हम डायरेक्ट 7 को लिख देते हैं। और यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, चूंकि हमको पता है कि DC बराबर EB होता है, यानी DC का मान EB के मान के बराबर होगा, यानी DC बराबर EB हमारा होता है। ठीक है इसमें, ठीक है, होता नहीं है, DC बराबर EB है इस वाले क्वेश्चन में ना, बराबर है, तो इसलिए यानी DC का मान 7 है, तो EB का मान भी 7 होगा, रख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। टेन 60 अंश का मान √3 होता है, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ये क्या हमारा AC माइनस में 7 बटे में क्या है 7। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इधर होगा तो AC माइनस में 7, इसका गुणा इधर होगा तो बराबर 7 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ए सी इक्वल टू 7 को उधर भेजेंगे तो 7√3 इधर है, ए वाला उधर जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। ए सी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में बचा आपका √3 प्लस ये 7 कॉमन आया, बचा आपका 1। यानी यह जो मिला ए सी ऊंचाई मिल गया हमारा किसका, 7 कोष्टक में √3 + 1 मीटर में। ठीक, किसका ऊंचाई मिला है, यह मिला है ए सी यानी केबल टावर की ऊंचाई। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 कोष्टक में √3 + 1 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना बेहतर तरीके से कि नहीं? एक बार जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इस, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसको जो है अनसॉल्व को जो है सॉल्व करना कितना अनिवार्य होता है आप सबको कई बार हम बताएं। चैप्टर वाइज पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए कोई बात नहीं, ठीक है, तैयारी हो रही है। बट अगर आप सबने अनसॉल्व को नहीं सॉल्व किया तो बताइए कैसे तैयारी हो पाएगा। इसलिए हम लेकर अनसॉल्व को आए हैं। अनसॉल्व को सब टीचर नहीं आप सबके लिए लेकर आते हैं, बट हमने लेकर आया है, सोचा है हमने आपके लिए कि अनसॉल्व को ला देंगे तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा, तैयारी हमारी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम सब 25 यानी 24 का अथवा क्वेश्चन भी है ना अभी। ठीक है, एक बार जो अनसॉल्व से आप देख सकते हैं 24 का ये जो है अथवा क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण है, इसी में का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व हम सब कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो अथवा क्वेश्चन है उसको दिखा भी दिए हैं, और आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या कह रहा है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई, ये क्या आपका फाई है, से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या एक स्तंभ है, पहले तो हम स्तंभ को ही बना लेते हैं, ये हमारा स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ जो होता है वो जमीन पर ही होता है ना, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार भूमि पर है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार भूमि पर, ये स्तंभ है, इसकी छाया है। तो यहाँ से जो है स्तंभ से ऊपर सूर्य है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण क्या बना रहा है, हमारा उन्नयन कोण फाई बना रहा है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से, ये देखिए यहाँ पर सूर्य जी है, और जब सूर्य का जब प्रकाश जब पड़ता है किसी स्तंभ पर, कभी कभी जो छाया होती है बड़ी नहीं हो जाती है, बड़ी हो जाती है ना। तो अभी तो यहाँ तक छाया है, तो यहाँ से इस छाये की जो है उन्नयन कोण जो बन रहा है, अभी तो फाई बन रहा है, कुछ देर बाद जो है इसकी कुछ दूरी बढ़ जाती है छाया की। तो अब यहाँ तक दूरी मान लीजिए बढ़ गया है, कह रहा है कि कुछ दूरी बढ़ जाती है, यानी ए मीटर बढ़ जाती है, तो इसकी जो उन्नयन कोण हो जाती है वह क्या हो जाती है, इंच पटरी से आपको करना है, पूरे रेखा को खींचना है। ठीक है, उसकी कोण जो है थीटा हो जाती है, क्या हो जाती है, थीटा हो जाती है। तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर बढ़ गया। ठीक है, कोण थीटा हो गया, तो स्तंभ की ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हमको बताना है। तो इसको हम इसका नाम दे देते हैं कुछ। ठीक है, इसका नाम हम ए दे दिए, और इसका नाम हम बी दे दिए, और इसका नाम सी, और इसका नाम डी दे दिए। यानी ऊंचाई आपका ए बी हो गया, तो इसको ए बी को हम कुछ मान लेते हैं, हम एच मान लेते हैं। ऊंचाई को अक्सर एच से ही डिनोट करते हैं, ऊंचाई हमने एच ले लिया। ठीक, उसके बाद इसकी जो छाया है इसको हमने यक्स ले लिया। ठीक है, और कुछ देर बाद जो है ए बढ़ जाता है, ए मीटर बढ़ जाता है, यानी डीसी का मान ए तो आपका समझ लीजिए दिया है। ठीक है, ए मीटर बढ़ जाता है कुछ देर बाद। अब सब हम ले लिए, यानी बस सिर्फ और सिर्फ हम लिख देंगे ए बी आपका स्तंभ है। ठीक है, हल करते हैं, हल माना ए बी क्या है हमारा, ए बी स्तंभ है, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट हम चलते हैं किसी एक समकोण त्रिभुज में। कौन वाले समकोण त्रिभुज में चलते हैं, ए बी सी वाले में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी
सी में चलते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ए बी सी में जब हम चलेंगे तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि कोण सी जो है हमारा फाई बना रहा है। कोण सी जो है कितने अंश का है, कभी कभी 30 अंश 40 अंश दिया है, बट यहाँ पर फाई दिया है तो हम फाई रखेंगे। और इस लंब में और आधार में चलेंगे, ये आपका ए बी लंब हो जाएगा और एक आपका सी बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में। टेन थीटा इक्वल टू लंब क्या है हमारा ए बी है तो हमने ए बी को लिखा, आधार क्या है हमारा, आधार जो हमारा यानी सी बी है तो हमने सी बी को रख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा, थीटा का मान फाई है तो हम फाई रखेंगे। टेन फाई इक्वल टू ए बी का मान हमने क्या माना है, एच माना है तो एच रखेंगे, बटे सी बी का एक्स माना है तो एक्स रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए टेन फाई के बटे में हम एक लिख सकते हैं, कुछ नहीं। अब इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर, एच का गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो टेन यक्स को हम पहले लिख लिए, गुणा करते हैं तो यक्स इंटू टेन फाई हो गया इक्वल टू इसका गुणा इधर किए तो एच हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेन फाई को एच के तरफ भेजते हैं तो यक्स बराबर यहाँ पर गुणे में है तो बटे में जाएगा, एच बटा टेन फाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट ले लेंगे क्या, हाँ समीकरण फर्स्ट ले लिए। इसको घेरा भी कर देते हैं क्योंकि ये आपका एक प्रकार से यक्स का मान भी है आपका, ठीक है, क्या है हमारा यक्स का मान भी है, ठीक। अब देख लीजिए समीकरण फर्स्ट भी उसको ले लिए। अब यहीं से हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। समकोण यहाँ पर लिख लीजिएगा पुनः, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जब चले तो डी कोण क्या है हमारा, डी इक्वल टू थीटा बना रहा है कोण, ठीक है। तो अब चलेंगे तो यहाँ से जब कोण लेंगे तो ए बी हमारा लंब होगा और डी से लेकर बी तक हमारा आधार होगा, ठीक है। तो टेन थीटा नहीं दिखाई दे रहा है, टेन थीटा बराबर लंब हमारा ए बी है तो हम ए बी रखेंगे, अब दिखाई तो दे रहा है। और आपका क्या है, डी बी जो आधार है तो हम डी बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा का मान क्या है यहाँ, डी को डी थीटा है तो थीटा ही रहेगा इक्वल टू ए बी का मान हमारा एच है तो हमने एच को रखा, बटे में डी बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस में सी बी लिख सकते हैं, डी सी फिर प्लस में सी बी, यानी इसको अलग अलग खंड में लिख दिए, डी सी प्लस में सी बी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि डी सी का मान पता है ए और सी बी का मान पता है एक्स है, इसलिए हमने रखा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा टेन थीटा इक्वल टू एच अपान डी सी का मान क्या हमारा, डी सी का जो मान है वो ए है प्लस सी बी का मान हमारा एक्स है तो हम एक्स को रख दिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका टेन थीटा इक्वल टू एच आपका रहेगा, बटे ए का मान पता है आपको, नहीं पता है तो ये रहेगा ही, प्लस यक्स का मान पता है, यक्स का मान पता है एच अपान टेन एक्स, टेन फाइव है, ठीक है। यक्स का मान क्या है, एच अपान टेन फाइव रख सकते हैं तो हमने एच अपान टेन फाइव रख दिया। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से हमने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो हम क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे, ये टेन थीटा ही रहेगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा का यहाँ ये आपका एच है तो एच रहेगा, बटे टेन थीटा का ए में गुणा होगा तो ए टेन फाइव है, टेन फाइव का ए में तो ए टेन फाइव हो जाएगा, प्लस में एच है तो हमारा एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। आप देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, तिर्यक लगता है कि आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम सब गुणा किए हैं इसका टेन फाइव का ए में तो ए में गुणा प्लस एच बटा, अब इसके बटे ये आपका है ना क्या है, टेन फाइव है तो हम टेन फाइव नहीं लिख रहे हैं, ठीक, ये टेन फाइव हर है ना इसका। अब देखिए इस टेन फाइव का ऊपर एच में गुणा होगा, ये आपका टेन थीटा है तो टेन थीटा ही रहेगा इक्वल टू टेन फाइव का एच में गुणा होगा तो एच टेन फाइव हो जाएगा, बटे में ये पूरा पूरा एच है ना, टेन फाइव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए टेन फाइव प्लस में एच है, प्लस एच है, कोई दिक्कत नहीं। हम तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा मतलब इसके बटे वन करेंगे, अब इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो अब देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे वन में तो एच टेन फाइव हो जाएगा, एच टेन फाइव हो जाएगा, ठीक है।
इक्वल टू इसका गुणा जब इधर करेंगे तो ये आपका ए टेन थीटा का ए को पहले लिख ले रहे हैं, उसके बाद टेन थीटा ए क्या है हमारा टेन फाई है, ए भी इंटू एन टेन फाई, उसके बाद एच में टेन थीटा का गुणा होगा तो प्लस चिन्ह है तो प्लस एच टेन थीटा जगह नहीं है समझ जाइएगा, एच टेन थीटा है। अब इस एच टेन थीटा को इधर लाते हैं तो ये हमारा एच टेन फाई है, इधर आएगा तो माइनस में एच टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू इधर क्या बचा ए टेन थीटा और ए क्या बचा आपका टेन फाई बचा। ठीक है, अब यहाँ से एच को हम कॉमन लिए तो हमारा क्या बचा, इधर बचा टेन फाई बचा और माइनस में यहाँ क्या बचा टेन थीटा बचा। ठीक, इक्वल टू उधर क्या बचा ए टेन थीटा और ए टेन फाई बचा, दिखाई दे रहा है ना आप सबको। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा क्या है, इसको उधर भेजेंगे, इधर बचेगा एच बराबर, यहाँ पर देखिए ये वाला तो ऊपर है ए टेन थीटा और क्या टेन फाई है, बटे में क्या है ये उधर जाएगा तो बटे में नीचे जाएगा, यानी टेन फाई माइनस में है, माइनस है ना, टेन फाई माइनस टेन थीटा यही इसकी ऊंचाई निकला है। मीटर में होगा ना एक बार जो है, हाँ मीटर में, क्योंकि कुछ मीटर में दिया था आपका, हाँ ये मीटर में दिया था, यूनिट इसका मीटर है तो मीटर में होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप उत्तरमाला से देख भी सकते हैं, शायद यही आया है, हम ध्यान से देखे नहीं है, ऐसे कुछ ही आया था। ठीक है, तो अब हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 25वें नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, और ये जो है आपका 25वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं अपने अनसॉल्व बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, 6 अंक में, वो भी यानी इतना आसान क्वेश्चन करके जाइए और 6 अंक प्राप्त करके जाइए। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है देख सकते हैं आप। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है, ठीक है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 संख्या ज्ञात कीजिए। अब इससे भी आसान क्वेश्चन क्या होगा गाइस, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो सोचिए, ज्यादातर कठिन क्वेश्चन पढ़कर जाकर हम क्या करेंगे जब हमसे पूछ लेगा आसान क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं कि अनसॉल्व को जो है सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप सब करते नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानेंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है, तो हम मानते हैं दो संख्याएं, माना दो संख्याएं यक्स व वाई है। ठीक है, हमने माना दो संख्याएं यक्स व वाई है। ठीक है, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है। प्रथम शर्त में कहा है हमारा दो संख्याओं का योग 8 है, तो हम x प्लस अगर y को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है। और इसको हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या ले लिए, समीकरण फर्स्ट ले लिए। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 8/15 है। द्वितीय शर्त है हमारा, द्वितीय शर्त लिख सकते हैं आप भी, आपको भी लिखना है ऐसे। तो द्वितीय इनके व्युत्क्रमों का, यानी x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा, प्लस इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y होगा। इसके व्युत्क्रम हो गए इक्वल टू इनका योग का मतलब जोड़ हो गया। इनका योग क्या है, 8/15 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए इसका गुणा इधर करेंगे x प्लस इसका गुणा प्लस लिखें, इसका गुणा इधर करेंगे y बटे x और y का गुणा x y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 8/15 देख सकते हैं। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर हमने 8 हम जानते हैं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमारा 8 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से हमें यानी पता है कि x प्लस वाई बराबर 8 है। ठीक है, तो x प्लस वाई के बराबर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर चूंकि लिख दीजिएगा ताकि और बेहतर रहेगा,
एग्जामिनर समझेगा हाँ बच्चा कितना बेहतर से किया है। तो x प्लस वाई की जगह क्या रहेगा, 8 रहेगा, 8/x(y). इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ ले, ताकि जो आसान है उसको पहले कर देते हैं। इक्वल टू 8/15, 8/15। अब देखिए अंश में 8, इधर भी अंश बराबर के इधर भी अंश में 8, तो 8 कट जाएगा। बचा आपका x(y)=15। इधर बचा x(y)=15 बचा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमको करेंगे क्या करेंगे, इधर x(y)=15 यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए नहीं, यहीं पर हम रख देते हैं मान। क्या मान रखेंगे, इस y का मान। कैसे रखेंगे, इस समीकरण को देखिए पहले वाले, अगर हम x को उधर भेजेंगे तो y का मान क्या मिल जाएगा, 8 - x मिल जा रहा है। 8 - x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, y बराबर 8 - x मिल रहा है। तो यहाँ पर y का मान रख देते हैं, x कोष्टक में क्या रखेंगे, y का मान 8 - x हमने रखा इक्वल टू क्या, 15। अब देखिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, ठीक है। उसको उधर ही रहने दीजिए, यहाँ पर समझिएगा इसको, ठीक। अब यहाँ से हम सब सॉल्व करेंगे, इसका इधर गुणा होगा तो 8x हो जाएगा, ठीक है। फिर x का x में गुणा होगा तो x² होगा, माइनस में x² होगा, ठीक। इक्वल टू क्या हमारा, इक्वल टू 15 है, ठीक है। अब देखिए अब इसी यानी -x² को पहले लिखते हैं, तो इसको हम पहले लिखेंगे माइनस में, यहाँ पर बराबर चिन्ह नहीं लग रखना है। तो माइनस में x² को हमने पहले लिखा है, क्या प्लस में 8 है, प्लस में 8x, ये क्या बराबर उधर 15 इधर आएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस है x का गुणांक ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, इधर बचा x², ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। चिन्ह बदल जाएगा मतलब ये -x हो जाएगा और ये +15 हो जाएगा, चिन्ह बदल इक्वल टू 0। माइनस को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, यानी बचा हमारा x - 8x प्लस में 15 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना दिक्कत हो कोई अभी तक। अभी हमारा क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया, x² - 8x + 15। यानी 8 को ऐसे हम तोड़ें कि यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 15 में होगा 15। 8 को ऐसे तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर हमको 8 मिलना चाहिए, या जोड़ें या घटाएं 8 मिलना चाहिए, गुणा करने पर 15 है। तो वैसी दो संख्याएं क्या हो सकती है, अगर हम देख सकते हैं 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है, और 5 का 3 में गुणा करते हैं तो 15 मिलेगा। दो संख्या मिल गई, यानी 8 का फैक्टर हो चुका। x² माइनस यहाँ पर 5 + 3 को हमने जोड़ दिया, इधर क्या x तो हम x रखें, प्लस में 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² माइनस प्लस माइनस 5 का गुणा x में 5x, माइनस प्लस माइनस 3 का x में 3x, कोई दिक्कत नहीं। 15 है प्लस इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x बचा -5 बचा, ठीक है। यहाँ से -3 कॉमन लिया, x बचा -5 बचा, क्योंकि 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा 15 ना, इक्वल टू 0। एक बार इसमें से एक लिख लीजिए, सेम है दोनों, एक लिख लेंगे, ठीक है। तो x -5 लिख लिया, और इसको एक साथ x -3 लिख लिया इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। x -5 इक्वल टू 0, तो x बराबर 5 हमको मिला, क्या मिला, 5 मिला, ठीक। अब इसको एक बार 0 के बराबर, x -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा 3 मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए किसी एक को ले लीजिए x का मान, ठीक है, या 5 को ले लीजिए या तो 3 को ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, 5 को ले लेते हैं, 3 को नहीं लेते हैं, ठीक है। किसी एक को तो लेना ही पड़ेगा। देखिए अगर कोई माइनस में रहता तो अमान्य होता, बट इसमें कोई अमान्य नहीं है, दोनों प्लस में है, यानी किसी एक संख्या को हमने 5 को ले लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या, x + y इक्वल टू 8 है ना, तो x का मान हमने 5 रखा, प्लस y है इक्वल टू 8 है, तो y इक्वल टू 5 उधर जाएगा, 8 - 5, ठीक है। यानी y इक्वल टू 8 में से 5 घटा 3 मिला, y का मान क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। यानी वे दो संख्याएं, अतः दो संख्याएं x और y हमने माना है, तो अतः लिखेंगे, अतः दो संख्याएं, ठीक है, अतः दो संख्याएं x व y माना, यानी 5 व
3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया आंसर? बेहतर तरीके से एक बार जो है कमेंट में बता दीजिए सर बहुत बेहतरीन से समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आप पढ़ाते चले जाइए, हम सब पास हो जाएंगे। एक बार इस तरीके से जो बच्चा कमेंट कर देगा उसका तो कन्फर्म ही हम जवाब देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है नहीं देंगे, ठीक? बस ऐसे कमेंट कर दीजिए सर आप ऐसे ही पढ़ाते जाइए, हम पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा क्वेश्चन है, जो आपका इस अनसॉल्व का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है? यानी सेट 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं 2024 में जो आपका पेपर आया था। यह किस में आया था? 2024 में यह पेपर यूपी बोर्ड में आया था और इसका जो कोड था गाइस क्या था? IB था, ठीक है? क्या था? IB था कि नहीं था? था ना? यही तो IB था इसका कोड और इसको हमने सॉल्व कर लिया बिना किसी दिक्कत को। अब लास्ट क्वेश्चन रह चुका है, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देख लीजिए लास्ट में कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी 6 अंक में पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं करके आएंगे तो क्या करके आएंगे? एकदम बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है? आइए इसको सॉल्व करते, पहले हम क्वेश्चन को लिख लें उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां का अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन जो है 6 अंक में पूछ लिया है। यानी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, लास्ट में जाकर आपसे क्या करता है, आसान आसान से क्वेश्चन, बीच में भी आसान आसान से मिलता है, बट कभी कभी 6 अंक में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, उनको अगर नहीं करके आते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर 6 अंक मिलते हैं तो तुरंत करना है सॉल्व इसको, ठीक है? तो आइए इसको करते हैं। क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कह रहा है कि दो क्रमागत, सही है सॉरी, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा कहे कि दो क्रमागत तो सबसे पहले हल लिखेंगे उसके बाद मानेंगे। माना, हमने क्या माना? दो क्रमागत, हमने माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, संख्याएं, हमने माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x व y है। x व y नहीं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x व x प्लस 1 होंगे, ठीक है? x प्लस 1 है, ये हमने माना है। जब भी कहे दो धनात्मक, कहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहे तो आपको x और x प्लस 1 लेना है, क्योंकि यही दो धनात्मक पूर्णांक। आपका क्या कहता है, कभी 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है तो क्या बढ़ा देंगे? x प्लस 2 बढ़ा देंगे फिर, ठीक है? अभी हमको 2 का है तो x प्लस 1 हमने मान लिया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। कहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। प्रथम शर्त है, यही हमारा कहा भी है, यानी x स्क्वायर इसका वर्ग किए फिर प्लस योग इसका ना x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है? वर्गों का योग क्या है? 365, हमने 365 रख दिया इक्वल टू 365, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा प्लस इसका a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में है ना, तो पहले तो x का स्क्वायर होगा, ठीक है? प्लस फिर 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, फिर 2ab यानी 2 का x में 2x, फिर 1 में होगा तो फिर भी 2x मिलेगा, प्लस 2x हो जाएगा, ठीक? इक्वल टू 365, कोई दिक्कत नहीं है ना? x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 है, 1 को उधर भेजेंगे, प्लस 2x है तो हमने 2x लिखा इक्वल टू 365 की तरफ उधर भेजेंगे तो 365 माइनस में 1 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू 365 है, ये घटेगा 364 हो गया हमारा, ठीक है? अब देखिए 364 को इधर लाएंगे
तो 2x² प्लस में 2x इधर आया तो माइनस में 364 इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, उधर अब क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन आसानी से ले सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन लिया, बचा आपका x²। यहाँ पर क्या बचा, प्लस में x बचा, ये 2 कॉमन में आ गया, माइनस इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, एक बचा यहाँ देंगे 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 4 को काटेंगे, 2 दूना 4, 182 हमारा मिल गया इक्वल टू 0। 2 को 0 की तरफ भेजेंगे, बटे में हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी डायरेक्ट हम लिख लेते हैं x² प्लस में x माइनस में 182 इक्वल टू 0। क्या है आपका, ये द्विघात समीकरण है ना। अब इसको हम x को तोड़ेंगे, यानी x का गुणांक क्या है, 1 है। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है गुणांक, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, लग रहा है कि माइनस का चिन्ह नहीं, यहाँ पर कुछ है ऐसा, बट माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है, यानी जोड़ने या घटाने पर हमको 1 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 182। वैसी दो संख्या है, तो वैसी दो संख्या आपकी जो है 14 में से अगर 13 को घटाते हैं तो 1 मिलेगा और गुणा करते हैं तो 182 मिलेगा। आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, वही दो संख्या मिलेगा। तो x², इसको हम तोड़े हैं प्लस चिन्ह, तो प्लस, यानी कोष्टक में लिख देंगे 14 माइनस 13, ये क्या है x तो बाहर x, फिर माइनस में 182 हमने लिख दिया इक्वल टू 0। x² प्लस 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 होगा, फिर 14 का x में होगा 14x, प्लस माइनस माइनस 13 का x में 13x, माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन लिए, यहाँ बचा x प्लस ये x कॉमन आया, बचा आपका 14। ठीक है, अब यहाँ इधर देखिए आपका हम 13 कॉमन लेंगे। ठीक है, 13 माइनस में 13 कॉमन लेंगे। ठीक है, इधर बचा x माइनस माइनस प्लस, 13 से जब 182 को काटेंगे 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 बचा। देखिए दोनों समान है तो एक बार इसको लिख लेंगे x प्लस 14। ठीक है, एक कोष्टक में, और इसको एक साथ x माइनस 13 एक साथ। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। ठीक है, यानी x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 14 इक्वल टू 0 बराबर 0 के बराबर किए तो x बराबर हमारा क्या मिला, माइनस में 14 मिला। तो यह तो हमारा देख रहे हैं गलत हो गया, अमान्य हो गया, अमान्य। ठीक, यह हमारा क्या हो गया, अमान्य हो गया। अब इसको 0 के बराबर, x क्योंकि माइनस में आया इसलिए x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x बराबर 13 उधर जाएगा प्लस में, यह 13 जो है यह क्या प्लस में, यही सही हो जाएगा। x का मान 13 मिला और वह धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस x और x प्लस 1 हमने माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो धनात्मक दो क्रमागत नहीं लिख रहे हैं, सॉरी, दो क्रमागत। ठीक है, धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हमने क्या लिया था, x प्लस 1 लिया था। मान को रखेंगे, x का मान क्या निकला हमारा 13, x का मान क्या है 13 प्लस 1, तो 13 ये 13 और इसको जोड़ेंगे तो 14 मिल गया। यही हमारा 13 और 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 13 व 14 होंगे। ठीक है, समझ में आया। जिनके वर्गों का योग जो होगा 365 होगा, उनके वर्गों का योग करके आप जोड़ सकते हैं, 365 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। क्या सॉल्व हम सब किए हैं, अनसॉल्व को जो है हमने 2025 के लिए जो आपका अनसॉल्व आया था उसका सेट 1 सॉल्व हो चुका, और आज के इस वीडियो में सेट 2 सॉल्व हो चुका है, यानी सेट 1 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे देगा, लिंक जो है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। लास्ट में जब वीडियो जैसे खत्म होता है स्क्रीन पर दिखाई दे देता है। ठीक है, अब ये जो है आपका सेट 1 हो गया, सेट 1 है ना, सेट 1 टोटल क्वेश्चन हो गए।
सेट 2 के टोटल क्वेश्चन हो गए। ये आपका सेट 2 है, पेपर कोड 2024 का पेपर है ये आपका 822 IBA ये आपका पेपर कोड है, ठीक है। इसका भी पूरा फुल सोल्यूशन हो चुका है। अब आप सब जो है कमेंट करना पड़ेगा पार्ट 3 लाने के लिए, क्योंकि आप सब जो है इस वीडियो पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जहां तक देख रहे हैं हम, ठीक है। अनसॉल्व के जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहे हैं इस पर सपोर्ट आप सबका बहुत कम है, और हम इसलिए कराते हैं क्योंकि ये बहुत बेहतर होता है, सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए हम सॉल्व कराते हैं, नहीं तो नहीं कराते, ठीक है। तो सेट 3 जो है आपका मिलेगा, बट आप लोग तब तक इस सब वीडियो पे अगर आप लोग सपोर्ट कर देते हैं, कमेंट करिए, कम से 10 बच्चे तो इस वीडियो को देखें। 5,000 10,000 बच्चे जुड़े हुए हैं अगर हैं चैनल पर, तो कम से कम से जो है आपका 10-20 बच्चे तो इसको पढ़ें, तब तो हम पढ़ाएं, अगर नहीं तो रोकना पड़ेगा इसको भाई। आप सब देखेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे हम वीडियो डालकर, आप ही सब सोचिए, ठीक है। तो आपका जो है सेट 2 तक सॉल्व हो गया, आप सब सपोर्ट करिए, सेट 3 हम लाए हैं जल्द से जल्द, ठीक है। तो आपका अगला वीडियो फिर मिलेगा, आप चैप्टर वाइज जो अभी बचा हुआ है उसको सोल्यूशन करा देंगे, उसके बाद देंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करिए गाइस, अभी आप सब जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, ठीक है। अपने दोस्तों में जहाँ तक हो वहाँ तक शेयर करिए, और जो है जो बच्चे अगर वीडियो अगर हमसे जुड़े हुए हैं या सपोर्ट हमारा करना चाहते हैं, तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो लाइक के माध्यम से सपोर्ट करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपके पास जाता है, अगर आप सब कुछ देर देखते हैं, अगर आप सब लाइक करते हैं, तो समझ लीजिए आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, जो भी होगा आपका उस वीडियो में मिलेंगे। अब इसके बाद जो अब इसका सॉल्व होगा अनसॉल्व का पार्ट 3 ही सॉल्व होगा, ठीक है, क्लास 10th मैथ का। और सपोर्ट करिए गाइस, क्योंकि अभी जो है आपका हिंदी का अनसॉल्व बचा हुआ, अनसॉल्व हिंदी का कंप्लीट कर दिए तो पेपर की तैयारी हो जाएगी पूरी, इतना भी समझ जाइएगा। हम सॉल्व कराने वाले हैं, बट जितना ही जल्द करेंगे, बट आप लोग जल्दी से जल्दी सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, इसके साथ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अगले वीडियो में बातें होंगी, कुछ भी जो होगा। अब आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्या, जो आपका लिंक है किसका अनसॉल्व का, वो दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है।